हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, यूएस अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आपका होस्ट दोस्त और शुभचिंतक अमित कुमार फिर स्वागत करता हूं आज की इस शानदार क्लास में। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सभी हष्ट पुष्ट और स्वस्थ होंगे। साथ ही आप लोगों की स्टडी बड़ी शानदार तरीके से चल रही, बड़ी मजे से चल रही होगी। आज की इस क्लास में हम अपने चैप्टर 3 मानव विकास के महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उनको पढ़ने वाले हैं, उनके बड़े ही शानदार उत्तर अपन करने वाले हैं। इसका मतलब है क्लास आप लोगों के लिए बड़ी शानदार, बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आपको क्या करना है, आपको छोटा सा काम करना है, इस क्लास को बिना स्किप किए हुए कंप्लीट देखना है। मैं कह रहा हूं इस चैप्टर के जो क्वेश्चन है वो आप बिल्कुल गलत नहीं करने वाले हैं। आपको ये क्लास कंप्लीट देखते ही इसके जो क्वेश्चन है उनके आंसर है वो याद होने वाले हैं। तो अपनी इस क्लास को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन रखें ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं आज की क्लास में मैंने बता दिया है मानव विकास जो अपना चैप्टर था, चैप्टर 3, उसके महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है सबसे पहले हम अपनी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है उनको हल कर लेते हैं। उसके अलावा जो क्वेश्चन बनते हैं महत्वपूर्ण उनको भी हम पढ़ने वाले हैं। तो चिंता मत करो, सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो समझाने वाला हूं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के बाद में हम बात करेंगे अपने इस चैप्टर के जो क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उनके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो आपको थोड़ा धैर्य रखना है, शांति बनाए रखनी है। आप कहाँ से सुन रहे हो? शांति तो हम बनाए हुए हैं। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ। पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस उपादान का या उपागम, यहाँ पे अपने पास उपागम ही लिख देता हूँ मैं, नहीं तो आप कहोगे सर उपागम है ना, दृष्टिकोण बोलते हैं इसको। उपागम का संबंध प्रोफेसर अमर्त्य सेन से है। कौन से उपागम का संबंध भाई? अमर्त्य सेन से है। तो जब अपन ये अपने मैंने चैप्टर पढ़ाया था उस समय भी मैंने बताया था आप लोगों को, आप लोगों ने अगर वहां पे ध्यान से नहीं सुना तो कोई बात नहीं है। इनका संबंध था क्षमता उपागम से संबंधित था भाई। किनसे संबंधित था? क्षमता दृष्टिकोण से था भाई, अमर्त्य सेन का। मानव विकास की अवधारणा किसने दी? बिल्कुल मैंने बताया था जब चैप्टर पढ़ाया था। किसने दी भाई? डॉक्टर महबूब उल हक ने दी थी। तो ये मैं यहाँ पे बता देता हूँ, है ना। हाँ सर, आप सारा कुछ बता देते हो, अंग्रेजी भी बढ़िया पढ़ा देती हो, भूगोल भी बढ़िया पढ़ा देते हो। अरे मैं सब कुछ बढ़िया पढ़ा सकता हूँ। इसके बाद मानव विकास उपागम में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य की स्थिति न्यूनतम है? देखो भाई, अपने पास जाहिर सी बात है, जो मैं बता देता हूँ किस तरफ अगर चलते हैं, अपने पास छत्तीसगढ़, यूपी, उत्तर प्रदेश, अगर इन तरफ चलते हैं, बिहार चलते हैं, यहाँ की जो अपने पास जो क्या है, ये मानव विकास उपागम में न्यूनतम जो अपने पास स्थिति न्यूनतम है वो ऐसे राज्यों की है जहाँ पे शिक्षा कम है भाई। अब देखो ये प्रश्न आएगा नहीं, लेकिन ये प्रश्न आ सकता है, मानव विकास सूचकांक की शुरुआत कब हुई? ये प्रश्न मैंने उस समय भी बताया था, आज भी अभी भी बता रहा हूं, अगर वो क्लास नहीं देखी है तो। देखो मानव विकास सूचकांक की शुरुआत है वो आपके पास 1990 में हुई रहे। आप भी सोचोगे क्या बोल रहे हैं सर, 1990 में हुई थी। तो ये प्रश्न आ गए, हाँ बिल्कुल तुरंत याद होंगे। देखो फास्ट रिविजन करेंगे, चिंता मत करो। मानव विकास प्रतिवेदन 2020 में किस देश का स्कोर सर्वाधिक था? तो वो नॉर्वे था भाई, है ना। उसके बाद में स्वीडन भी हो गया था आगे वाले में। 20 की बात करें तो 20 का नहीं, स्वीडन और नॉर्वे, ये दो ही आपके पास होते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने विकास का मुख्य ध्येय किसके रूप में देखा है? हाँ बताओ भाई। समानता में वृद्धि, स्वतंत्रता में वृद्धि, शिक्षण स्तर में वृद्धि, और इनमें से कोई नहीं। तो इन्होंने, अमर्त्य सेन ने कहा था कि इंसान को स्वतंत्रता में वृद्धि होनी जरूरी है, स्वतंत्रता होनी चाहिए। याद रखना भाई अमर्त्य सेन के बारे में दो बातें। उपागम, क्षमता उपागम है कि अपने पास किसके पक्ष मुख्य ध्येय किसको माना है? स्वतंत्रता में वृद्धि को माना है। दो चीजें अमर्त्य सेन। निम्न, ये निम्न भाई यहाँ पे है ना। हाँ गुरुजी थे, बहुत गलती करो हो। यहाँ पे निम्न मैं लिख देता हूँ भाई, मैंने तो गलती सुधार ली, आप भी सुधार लेना। निम्न में से कौन सा मानव विकास का सबसे पुराना उपागम है? तो सबसे पुराना उपागम आपके पास आय का उपागम है भाई। क्या है? आय का उपागम है। मैं बता देता हूँ, मैंने उस समय भी बताया था कि जब अपने पास शुरू से जब मनुष्य का विकास शुरू हुआ तो लोगों ने सबसे पहले अपने पास पैसे इकट्ठा करना शुरू किया। सर उस समय पैसे होते थे? पैसे होते थे। अब आपको पता नहीं होगा, पुराना इतिहास पढ़ोगे तो पता चलेगा कि अपने पास पत्थर के भी पैसे होते थे, बस उसको आकृति देते थे, है ना। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। तो आय का उपागम ये भी निम्न है भाई, याद रखना। निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देशों में हाँ निम्न है भाई, निम्न मानव विकास यानी जो जिन देशों का सूचकांक, मानव सूचकांक क्या होता है मैंने आपको बताया था। कहाँ सर? क्लास में बताया था, 0 से 1 के बीच में रखा जाता है।
जो आपके पास मैंने आगे प्रश्न में भी आएगा, चिंता मत करो, जिसका उच्चतम मान 1 होता है, निम्नतम 0 होता है। तो ये पूछ रहा है निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देशों में सूचकांक का स्कोर कितना होता है, तो 549 से नीचे होता है ना, या 550 से नीचे जो होता है वो होता है। तो ये ध्यान में रखना भाई, निम्नतम जो अपने पास क्या है HDI जो निम्न सूचकांक है, उसमें कि भाई जिस देश का सूचकांक इससे नीचे होता है उसको निम्न कैटेगरी में रखा जाता है। नेक्स्ट के बात करें तो क्या आता है अति उच्च। हाँ भाई, ये अति उच्च के बारे में छोटी सी बात बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे 800 से ऊपर दिया हुआ है, कईयों में अपने पास 801 से ऊपर होता है, ये सारे अपने पास, लेकिन 800 से ऊपर जो होता है वो अति उच्च मानव सूचकांक होता है। ये क्या होता है आपको मेरी क्लास देखनी है, वहीं पे समझ में आएगा, यहाँ पे समय नहीं है। निम्न, ये भाई निम्न है तो थोड़ा ध्यान में रखना, निम्न में से कौन सा उपागम शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा और अन्य साधनों पर उच्चतर सरकारी व्यय का संकेत देता है। मैंने समझाया था, क्या समझाया था सर, आधारभूत आवश्यकता उपागम जो है वो सारा इस पे ध्यान देता है। इसके बाद में मानव विकास सूचकांक HDI निम्न में से किस 2 मापों सूचकांक के आधार पर तैयार किया जाता है। जाहिर सी बात है ये सारे भाई स्वास्थ्य, शिक्षा, आय और साक्षरता तक पहुंच का उपभोग है, तो ये सारे आ जाते हैं इसमें, आपके पास सारा ऑप्शन सही है। अब बात करें वैसे आपके पास क्या है, वो आपके पास स्वास्थ्य, शिक्षा और शिक्षा आय ये होता है भाई, ध्यान में रखना, लेकिन इसमें अपने पास सारे हैं, 2 का ऑप्शन नहीं है तो ये हो जाता है। मानव विकास प्रतिवेदन 2020 नहीं भाई, मैं यहाँ पे आपको 2023-24 बताऊंगा, 23-24 बताऊंगा, और उसकी संख्या इनमें से कोई नहीं है। यहाँ पे आपके पास जो सेक्शन है वो अलग और बना देता हूँ, अभी अपने पास इतनी है। क्या है, ये है 2023-24 के अनुसार, याद रखना। अब चलते हैं आगे। मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देशों की संख्या, देखो इसमें अपने पास 33 है ना, तो 33 में एक और करवा देता हूँ, आगे प्रश्न में और सुधरा देंगे, चिंता मत करना। डॉक्टर महबूब उल हक ने किन के साथ, अमर्त्य सेन के साथ मिलकर भाई, तो ये रहा अमर्त्य सेन। ये आपके प्रश्न हो जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मानव विकास से, ज्यादा नहीं है ना। हाँ सर ज्यादा नहीं है, आपने बहुत ही शानदार तरीके से बता दिए। चलो अब देखो बात करें आपके पास जो खालिस्तान वाले प्रश्न आते हैं, तो देखो खालिस्तान वाले जो प्रश्न है, या तो जो मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप बताए उनमें से आ सकते हैं, या जो मैंने आपको नोट्स बताए हैं पीछे की क्लास में उसमें से आ जाएंगे। 100% है, तो आपको वो क्लास देखने लिए। उसके बाद में बात कर लेते हैं अपने पास ही, ये आपके पास क्या है, अपने पास लघुत्तरात्मक प्रश्न है, या जो अपने पास दीर्घ क्वेश्चन है वो मैं करवा रहा हूँ। मानव विकास सूचकांक के आधार पर देशों का वर्गीकरण कैसे, किस आधार पर किया जाता है भैया, है ना, किस आधार पे किया जाता है। देखो मानव विकास सूचकांक के आधार पर देशों को निम्न 4 समूह में विभाजित किया गया है। अब यहाँ पे देख लो भाई, ये 2023-24 के आंकड़े हैं, याद रखना। देखो मानव सूचकांक का स्तर ये रहा आपके पास, स्कोर क्या होना चाहिए ये रहा आपके पास, और देशों की संख्या क्या है वो ये है, अभी हाल फिलहाल में यही है। तो अति उच्च की बात कर लेते हैं। अति उच्च मानव सूचकांक कितने अपने पास का जो स्कोर है वो कितना होना चाहिए, तो वो आपके पास होना चाहिए 800 से ऊपर, यानी 0.800 से ऊपर होना चाहिए। और इसकी वर्तमान संख्या जो है वो 69 है। कितनी है, 69, याद रखना। उच्च अगर मैं बात करूं अति उच्च से थोड़ा नीचे उच्च कैटेगरी में आता है, तो वो आता है 0.700 से 0.799 के बीच। इसमें अपने पास देशों की संख्या कितनी है, 53 आती है। मध्यम की बात करें तो अपने पास 0.550 से 0.699 के बीच में 37 देश आते हैं। और निम्न स्तर की बात करूं तो 549 से नीचे 33 देश इसमें आते हैं। तो ये आपके पास क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, विकास शब्द से आपका क्या अभिप्राय है, विकास किसे कहते हैं। तो मैंने आपको अपनी थियरी में समझाया था बहुत ही आसान भाषा में, लेकिन आपने वो देखे नहीं ना, इसलिए गलत करते हो। देखो मानव विकास से तात्पर्य लोगों के विकल्पों में परिवर्तन कर उन्हें सार्थक बनाने से, अर्थात मानव के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक और राजनीतिक विकास के विकल्पों को परिवर्तित करने की प्रक्रिया ही मानव विकास कहलाती है। कोई ज़्यादा टफ नहीं है, तो बस ये जो मानव विकास की परिभाषा तो आपको याद करनी है। मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन, मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन डॉक्टर, ये अपने पास यहाँ से अंडरलाइन करके इसको पॉइंट को लिखना भैया ना, ये ध्यान में रखना, मैंने सुधारा नहीं क्या, हाँ ये देखो मैंने कर रखा है। ये मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा किया गया था। डॉक्टर हक ने मानव विकास का वर्णन एक ऐसे विकास के रूप में किया
जो कि लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है तथा उनके जीवन में सुधार लाता है। इस अवधारणा में सभी प्रकार के विकास का केंद्र बिंदु मनुष्य है। ये विकल्प स्थिर न होकर परिवर्तनशील है। जाहिर सी बात है, विकास का मुख्य उद्देश्य इन दशाओं को उत्पन्न करना है जिनमें लोग सार्थक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो भाई देखो, थियरी में दोबारा समझाने बैठूंगा तो क्लास बड़ी होगी, तो क्लास बड़ी नहीं करनी है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो डायरेक्ट, और जहां पे नहीं समझ में आए वहां पे मेरी बातें सुन लेना। इस संदर्भ में मानव विकास के निम्न 3 सर्वाधिक महत्वपूर्ण बातें हैं भाई। कौन कौन से हैं? दीर्घ और स्वस्थ जीवन, साक्षर होना और आप साधनों की उपलब्धता है। भाई ये क्या है? ये की उपलब्धता है। हाँ सर, गलती करो थे। इसके बाद में आगे बात करें तो थोड़ा सा और है, उसी में से उसी प्रश्न का उत्तर है भाई, मानव विकास के केंद्र बिंदु क्या आते हैं भाई? संसाधनों तक पहुंच, स्वास्थ्य एवं शिक्षा मानव विकास के केंद्र बिंदु है भाई। देखो, संसाधनों तक पहुंच कैसे थोड़ी ना हो जाती है, संसाधन तो होते हैं अपने पास। ये मान के चलो अपन रेगिस्तान में रहते हैं, वहाँ जैसलमेर में रहते हैं, तो वहाँ पे संसाधनों की कमी होती है, तो वहाँ तक पहुँच कैसे पहुँचाएं? तो वहाँ पे अपने पास सड़कें बिछाई गई, रेलवे लाइन बिछाई गई, तो साधन वहाँ पे पहुँच रहे हैं, तो वो होता है। स्वास्थ्य एवं शिक्षा मानव विकास के केंद्र बिंदु है। स्वास्थ्य और शिक्षा बिल्कुल केंद्र बिंदु होने चाहिए भी। इन पक्षों में प्रत्येक के मापन के लिए उपयुक्त सूचकों का विकास किया गया है। लोगों में अपने आधारभूत विकल्पों को तय करने की क्षमता और स्वतंत्रता नहीं होती है। यह ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता उनकी भौतिक निर्धनता, सामाजिक भेदभाव, संस्थाओं की क्षमता और अन्य कारणों की वजह से हो सकता है। इससे दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन जीने, शिक्षा प्राप्ति में के योग्य होने एवं एक शिष्ट जीवन जीने के संसाधनों को प्राप्त करने में बाधा आती है। बिल्कुल जय सीधी बात है भाई। केंद्र बिंदु क्या होना चाहिए? संसाधनों तक पहुंच, स्वास्थ्य और शिक्षा मानव केंद्र बिंदु होने चाहिए। विकल्पों में वृद्धि, विकल्प क्या होते हैं? विकल्प मैं बता देता हूं। विकल्प वो होते हैं कि भैया आपके पास यहाँ पे शिक्षा नहीं मिल रही है, दूसरे क्षेत्र में मिल रही होगी। आपको मेरा वहाँ पे चैप्टर पसंद नहीं है, तो आप अरे सर के क्लास में चैप्टर बढ़िया पढ़ाया है, वहाँ पे चलते हैं, तो वो मेरा विकल्प हो गया। लेकिन यहाँ पे लोगों के विकल्पों में वृद्धि करने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुँच में उनकी क्षमताओं का निर्माण करना महत्वपूर्ण है। कारण क्या है मैं बता दे रहा हूँ। स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधन। स्वास्थ्य का मतलब कोई व्यक्ति अपने पास स्वस्थ नहीं है, बीमार हो गया है, तो उसका स्वास्थ्य ठीक कैसे होगा? जब वो डॉक्टर के पास जाएगा। डॉक्टर कहाँ पे मिलेगा? हॉस्पिटल में मिलेगा। तो हॉस्पिटल जो है आपके पास, वहाँ पे अपने पास ऐसे नहीं है कि मैं यहाँ पे जा इलाज करवा पाऊंगा, वहाँ पे नहीं जा पाऊंगा, तो ये होता है। तो स्वास्थ्य और शिक्षा और संसाधन जो है वहाँ तक पहुँच, उनकी क्षमताओं का निर्माण करना महत्वपूर्ण है। यदि किसी क्षेत्र में लोगों की क्षमताएं सीमित है तो उनके विकल्प भी सीमित हो जाएंगे। जाहिर सी बात है, सीधी सी बात है। मैं ये कहूँ कि मेरे केवल यहीं पे हॉस्पिटल है, मैं यहाँ पे जाऊँ, या यहीं पे स्कूल है, तो मैं यहाँ पे भीड़ हो गई, यहाँ पे नहीं पढ़ पाऊंगा, तो दूसरी जगह नहीं जा पाऊंगा, विकल्प नहीं होगा, तो ऐसा होगा, जिससे मानव विकास का स्तर निम्न बना रहेगा। यह आपके पास इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है। मानव विकास शब्द से आपका अभिप्राय क्या है? इसके बाद में बात करते हैं, चलो नेक्स्ट चलते हैं। गाने भी बाहर बज रहे हैं, कोई बात नहीं, बजने दो। मानव विकास अवधारणा के अंतर्गत क्षमता और सतत पोषणीयता से आप क्या समझते हैं? बढ़िया क्वेश्चन है भाई। देखो, मानव विकास के स्तंभ अपन ने पढ़े थे, याद रखना भाई। जिस प्रकार किसी इमारत को स्तंभों का सहारा लेना होता है, मैंने ये एग्जाम्पल वहीं पे समझाया था, उसी प्रकार मानव विकास का विचार भी क्षमता, सतत पोषणीयता और उत्पादकता तथा सशक्तिकरण की संकल्पनाओं पे आश्रित है। यानी कहने का मतलब है कि एक अपन मकान खड़ा करते हैं, अपने पास एक घर बनाते हैं, तो उसके पिल्लर मजबूत करने होते हैं। अब वही पिलर जो है आपके घर की नींव, वो सालों साल चलता रहता है, आपका घर चलता रहता है। तो यही आपके पास क्या है? जो पोषणीयता है, उत्पादकता है, सशक्तिकरण है, ये अपने पास मानव विकास की नींव होते हैं। समता का आशय देखते हैं। सबसे पहले समता आई है ना, समता, समता यानी समानता, मैंने समझाया था। समता का आशय प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था करना है। लोगों को उपलब्ध अवसर लिंग, प्रजाति, आय और भारत के संदर्भ में जाति के भेदभाव के विचार के बिना समान होना चाहिए। यानी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे लिंग के आधार पर हो जाएगी, अरे ये तो लड़की कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, अरे ये तो गरीब है नहीं खरीद पाएगा, अरे ये अपने पास अमीर है यहाँ नहीं बैठने का, तो वो अंतर नहीं होना चाहिए। यद्यपि ऐसा अधिकार तो नहीं होता, फिर भी लगभग प्रत्येक समाज में घटित होता है। जाहिर सी बात है, हर जगह देखने को मिलता है। भारत जैसे विकासशील देशों में महिलाओं, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों तथा दूरस्थ भागों में निवास करने वाले अधिकांश लोग विकास के इन अवसरों से प्रायः वंचित रहते हैं। पहले अपने यहाँ देश में महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था। लड़कियों को तो मानना चाहिए अपने पास, सावित्रीबाई फुले को। क्यों? क्योंकि पहली महिला शिक्षक वही थी।
अतः मानव विकास के लिए यह आवश्यक है कि विकास के अवसरों को, संसाधनों की समान उपलब्धता समाज के हर व्यक्ति को प्राप्त हो। बिल्कुल जाहिर सी बात है, अगर एक समाज को अपना विकास करना है, एक देश को विकास करना है, तो सभी मनुष्यों को एक समान देखना पड़ेगा, उनको सभी को सारा साधन उपलब्ध करवाना पड़ेगा। सतत पोषणीयता का आशय क्या है वो मैं बता देता हूँ। सतत पोषणीयता अर्थात अर्थ अवसरों की उपलब्धता में है, निरंतरता से है। निरंतरता मतलब ऐसा नहीं है कि सपोजिंग करो आज अपने पास यहाँ पे हॉस्पिटल दवाइयाँ मिल गई, ठीक हो गए, आगे बीमार हुए तो हॉस्पिटल में दवाइयाँ नहीं है, तो वहाँ पे होना जरूरी है। सतत पोषणीयता मानव विकास के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिले। बिल्कुल जाहिर सी बात है, मेरी पीढ़ी में मेरे पास संसाधन खूब है, मैंने काम में लिया और आगे वाली पीढ़ी के लिए कुछ बचा ही नहीं, तो वो नहीं होना चाहिए। मैंने ये बात हर बात समझाई थी भाई वहाँ पे क्लास में, आप क्लास देख लेते तो मुझे प्रश्न नहीं करवाने पड़ते। हाँ, आगे किया जाना चाहिए इन संसाधनों में से अवसर प्रत्येक पीढ़ी मिले। समता, पर्यावरणीय, वित्तीय एवं मानव संसाधनों का उपयोग भविष्य को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। बिल्कुल सीधी बात है, मैंने समझा दिया, उस समय भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ। आज आप जो लोग है ना पानी को व्यस्त करते हैं, अगर हम आज इस तरीके से पानी को व्यर्थ करेंगे तो आने वाली पीढ़ी है वो अपने पास जो पानी के बिना है मरने वाली है, बिल्कुल बिना। ये तो मैंने अपनी किताबों में पढ़ा है आप लोगों को। इसके बाद है हाँ ये रहा, इन संसाधनों में किसी भी एक का दुरुपयोग भावी पीढ़ी के लिए इन संसाधनों की उपलब्धता के अवसरों की सीमित कर देगा। जाहिर सी बात है, अगर आज हम पेड़ पौधे काटते रहेंगे तो आने वाली जो भावी पीढ़ी है उनको पॉल्यूशन में रहना पड़ेगा, उनके लिए शुद्ध हवा नहीं बचने वाली है। अगर आज हम पानी को ऐसे व्यर्थ करेंगे, व्यर्थ करने का मतलब नष्ट कर रहे हैं, पानी बिखेर रहे हैं ना, तो ये गारंटेड है आने वाली पीढ़ी पानी के बिना रहने वाली है। ये सीधी सी बात है, जितना हमें काम में लेंगे, जितना अपन बचत करेंगे, आने वाली पीढ़ी उसको उतना ही काम में लेने वाली है। इन दुरुपयोग हाँ ये हो गया भाई। इसके बाद में जिससे मानव विकास की प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न हो जाएगा, अतः प्रत्येक को अपनी भावी पीढ़ियों, इसके आगे की एक लाइन थोड़ी सी मिस हो गई, कोई बात नहीं, भावी पीढ़ियों के लिए संसाधनों का प्रयोग कम करना चाहिए। ये आप किसी भी प्रकार से आप भी बना सकते हो लाइन की, है ना, भावी पीढ़ियों के लिए अपने संसाधनों को कम यूज करते हुए संसाधनों को छोड़ना चाहिए। तो ये आपके पास प्रश्न बढ़िया है, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है विकास के दो उपागम बताइए। विकास के कोई भी दो उपागम, जो अपने 4 उपागम पढ़े थे, इनमें से आपके पास मैं आगे प्रश्न निबंधात्मक में भी करवाने वाला हूं, तो मैं यहाँ पे समय वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। आय का उपागम, यह मानव विकास के सबसे पुराने उपागमों से है, एक ऑब्जेक्टिव टाइप में आ गया था। इसमें मानव विकास को आय से जोड़ा जाता है। यदि किसी व्यक्ति का आय का स्तर ऊंचा है तो उसके मानव विकास का स्तर भी ऊंचा होगा, बिल्कुल जाहिर सी बात है। पहले यही बता होता था, जिसके पास जितने पैसे होते थे उसका जीवन उतना ही स्तर ऊंचा होता था। इसके बाद कल्याण उपागम, यह उपागम मानव विकास का वास्तविक अर्थों में विकास करने वाली गतिविधियों के लक्ष्य को प्रस्तुत करता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सुख साधनों पर उच्च सरकारी व्यय तक देखता है। ये कल्याण उपागम में आ जाता है भाई। तो ये इसके 2 उपागम अपन आगे चारों पढ़ने वाले हैं, चिंता मत करो डिटेल से। मानव विकास के आधारभूत आवश्यकताओं उपागम को समझाइए। आवश्यकताओं उपागम का मतलब जो आवश्यकता उपागम है उसको समझाना भाई। तो आधारभूत आवश्यकताओं उपागम में अपन बात करें, यहाँ से पॉइंट लगाकर लिखना। मानव विकास की अवधारणा सांप्रदायिक नस्लीय सिद्धांत द्वारा दी गई थी। इसमें रोजगार, स्वास्थ्य आवश्यकताएं, पोषण, शिक्षा, पेयजल, आवास इत्यादि को मानव विकास के प्रमुख आधार माना गया था। आय स्तर एवं परिवेश का भी मूल्यांकन आधारभूत आवश्यकताओं की सूची में किया गया था। आधारभूत जहाँ पर अपन अपना घर बना सकते हैं, जहाँ पे अपन भोजन कर सकते हैं, सारी बातें उसमें आ जाती है भाई। तो ये टेक्स्ट बुक के शायद हो गए, नहीं अभी एक और ये विकास है भाई। क्या हो गया भाई, थोड़ा समझाना पड़ेगा। विकास का क्या अर्थ है, इसके 3 मूल बिंदु बताइए। तो देखो भाई, विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन से है जो मानव जीवन में स्थित होता है। विकास उस समय तक संभव नहीं होता जब तक कि बुनियादी विशेषताओं में परिवर्तन न हो। इसके 3 मुख्य बिंदु हैं, ये अपने पास डिटेल से भी पढ़ेंगे। स्वास्थ्य में सुधार, जीवन की गुणवत्ता और लोगों की स्वतंत्रता। डॉक्टर महबूब उल हक का प्रतिपादित मानव विकास की अवधारणा का वर्णन कीजिए। ठीक है प्रश्न, बढ़िया है। चलो पढ़ते हैं। डॉक्टर महबूब उल हक के अनुसार मानव विकास लोगों के विकल्पों को बढ़ाता है तथा उनके जीवन में खुशहाली लाता है। सभी देशों के विकास का केंद्र बिंदु मानव है। इसके विकास सिद्धांत विविध संस्थाओं द्वारा समर्थित है। उन्होंने ऐसे व्यवस्थाओं का निर्माण करना बताया जिससे व्यक्ति स्वतंत्र निर्णय ले सके, लोग स्वस्थ
स्वस्थ हो, ज्ञानवान हो, अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा सके तथा अपनी पसंद अनुसार जीवन जी सके। ये अपने पास डॉक्टर महबूब उल हक ने 1990 में जो अवधारणा दी थी मानव विकास की, उसमें ये बात उसने बताई थी भाई। 1990 रहे, देखो गुरुजी के लिख दिया रहे। चलो नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। नेक्स्ट है वृद्धि और विकास में अंतर क्या है। मैंने बहुत ही शानदार तरीके से समझाया था क्लास में, है ना, बिल्कुल ऐसे शानदार तरीके से। देखो वृद्धि और विकास है दोनों समय के साथ संबंधित परिवर्तन के रूप में है, फिर भी इनमें अंतर पाए जाते हैं। वृद्धि और विकास में मैंने शानदार अंतर बताया था भाई, है ना। उदाहरण दे दे के वो देखना वहां पे। देखो वृद्धि मात्रात्मक स्थायित्व कम देती है, बिल्कुल जाहिर सी बात है, परंतु विकास में अंतर्गत गुणात्मक परिवर्तन होता है। बिल्कुल शरीर में वृद्धि होती है, शरीर में परिवर्तन मतलब आकार प्रकार में परिवर्तन, वृद्धि होती है। उस आकार प्रकार से उसके क्षमता में जो विकास होता है वो आपके पास विकास होता है। वृद्धि मात्रात्मक और मूल्यनिष्ठ होती है, जबकि विकास गुणवत्तापूर्ण होता है और इसमें संयंत्र परिवर्तन होता है। विकास उस समय तक नहीं हो सकता जब तक कि संरचनाओं में संस्थाओं में बदलाव ना हो। वृद्धि के लिए यह आवश्यक नहीं है। यह आपके पास एक भाषा है जो करनी है, वैसे मैंने वहां पे समझाया, आप वो भी भाषा लिख सकते हो। मानव गरीबी सूचकांक क्या है, बिल्कुल मैंने बताया था भाई। HPI क्या है, ये मानव विकास को किन कमियों का मापन करता है। देखो मानव गरीबी सूचकांक मानव विकास सूचकांक से संबंधित है। ये व्यक्तियों के जीवन में कमी को मापता है, जैसे आय की कमी, शिक्षा की कमी, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, पोषण स्तर की कमी। किसी प्रदेश में मानव विकास निर्धारित करने के लिए ये सूचकांक अहम होता है। सीधी सी बात है भाई, अगर इसमें वृद्धि होती है, इनमें वृद्धि होती है तो मानव विकास क्या हो जाता है, ऊंच हो जाता है। इसमें कमी होती है तो गरीबी सूचकांक आ जाता है। चलो आगे देखते हैं। मानव विकास के, ये अपने पास दूसरे प्रश्न शुरू हो जाते हैं भाई। मानव विकास के प्रमुख उपागमों का वर्णन कीजिए। 4 उपागम अब यहाँ पे अपन अध्ययन करने वाले हैं। 4 उपागम हैं। इसमें देखो आय का उपागम मैंने बता दिया, कल्याण उपागम मैंने बता दिया, ये तो आपको स्क्रीनशॉट ले लेना, या पहले मैंने समझा दिया भाई। आधारभूत उपागम समझा देता हूँ। आधारभूत में जाहिर सी बात है आपका घर आ सकता है, कुछ भी आप घर निर्माण कर रहे हो, आप अपने आगे वाली जो पीढ़ी है उसके लिए संसाधनों का उपयोग कर रहे हो, तो वही आता है। देखो इस उपागम में मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन मजदूरी वाला के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इसमें 6 न्यूनतम आवश्यकताएं हैं। आधारभूत उपागम में कितनी आवश्यकताएं हैं? 6 है। यथा स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता और आवास को प्रमुखता दी गई है। मैंने समझाया भाई ये बात। इसमें विकास के प्रश्न को उपेक्षा भाई यहाँ पे, हाँ, की उपेक्षा की गई तथा परिभाषित बातों को मूलभूत आवश्यकताओं की व्यवस्था पर जोर दिया गया है। क्षमता उपागम, इस उपागम का संबंध नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन से है, बता दिया। उनका मानना था कि मानव क्षमताओं का निर्माण कर उनकी संवादिता तक पहुंच को बढ़ाया जा सकता है तथा यही मानव विकास के कुंजी है। ये 4 उपागम हो गए भाई, ये ध्यान में रखना, पूछ सकता है निबंधात्मक में। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आता है मानव विकास सूचकांक मूल्य के आधार पर देशों के विभिन्न समूहों की करके विशेषताओं का वर्णन कीजिए। सीधी सी बात है भाई, मानव विकास सूचकांक के आधार पर आपको क्या करना है, देशों की तुलना करनी और उस पर वर्णन करना है। तो मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार अंकित मानव विकास स्कोर के आधार पर विश्व के देशों को निम्नलिखित 4 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। जो शुरू में मैंने बताया था पहला प्रश्न, उसमें मैंने एक सारणी बनाई थी, वो अपने पास लघुत्रात्मक है, लेकिन ये आपके पास निबंधात्मक है। देखो अति उच्च सूचकांक मूल्य वाले देश हैं। बढ़िया प्रश्न है, ध्यान से सुन लेना, अब इसमें सारी डिटेल आ जाएगी। देखो मानव विकास 2020 की बात कर रहा है भाई यहाँ पे, तो वहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो जाए संख्या। देखो 66 रखा है यहाँ पे के अनुसार विश्व में के वे देश अथवा है भाई यहाँ पे, है ना, अथवा उच्चतम मानव विकास सूचकांक वाले देश जिनका मानव विकास सूचकांक का स्कोर 800 से ऊपर है। इस वर्ग में 66 देश शामिल है। मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार विश्व में मानव विकास सूचकांक का सर्वोच्च मूल्य रखने वाले 10 देश क्रमशः नॉर्वे देख लो, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, जर्मनी, आइसलैंड, हांगकांग, स्वीडन, डेनमार्क और नीदरलैंड है। ये ध्यान में रखना। उच्च क्या है, ये इस कैटेगरी में आते हैं। उच्च सूचकांक है, ये अति उच्च, ये उच्च है। उच्च सूचकांक वाले देशों की बात करें तो इस वर्ग में वे देश शामिल है जिनका मानव विकास सूचकांक 700 से मतलब 0.7 से 0.0799 के बीच है। इस समूह में 53 देश शामिल है। ये देश उच्च आय व सामाजिक सेवाओं की उपलब्धता, कल्याण सरकार की महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। ध्यान में रखना भाई,
उच्चतम मानव विकास वाले देशों में सामाजिक खंड में बहुत निवेश हुआ है। लोग और संसाधनों में उच्चतर निवास में ने इस वर्ग के देशों को अन्य देशों से सर्वथा अलग कर दिया है। इस वर्ग के अनेक देश पूर्व साम्राज्य शक्तियां रहे हैं। इन देशों में सामाजिक विस्थापन का दृष्टिकोण नहीं है। उच्च मानव विकास स्कोर वाले देशों में युद्ध भी अपरिहार्य है तथा औद्योगिकृत पश्चिमी विश्व का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। अपरिहार्य का मतलब यहाँ पे निषेध है, युद्ध नहीं होना चाहिए भाई वहाँ पे। ये हो जाते हैं 2। नेक्स्ट आता है आपके पास मध्यम सूचकांक वाले देश। मानव विकास सूचकांक 2020 के अनुसार विश्व के वे देश जिनमें मानव विकास सूचकांक का स्कोर 0.550 से 0.699 के बीच पाया जाता है। इस वर्ग में 37 देश आते हैं, याद रखना। इनमें अधिकांश देशों का विकास द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अवधि में हुआ है, यानी 1946 के बाद में हुआ भाई हुआ है। इस वर्ग के कुछ देश पूर्वकालिक उपनिवेश रहे हैं, जबकि अन्य अनेक देशों का विकास वर्ष 1990 में राजनीतिक संशोधन से विघटन के बाद हुआ है। इस वर्ग के अनेक देश अविकसित लोकोपयोगी नीतियों को अपनाकर तथा सामाजिक भेदभाव को दूर करके तीव्र गति से अपने मानव विकास स्कोर में सुधार कर रहे हैं। इनमें अधिकांश देशों में उच्चतम मानव विकास के स्कोर वाले देशों की तुलना में सामाजिक विविधता पाई जाती है, यानी सामाजिक विविधता, समाज अलग अलग हो जाते हैं। और है भाई यहाँ पे एक ही है, 2 को नहीं है यहाँ पे। और इस वर्ग के अनेक देशों ने अपने अभिभावक इतिहास में राजनीतिक अस्थिरता तथा सामाजिक विद्रोह का सामना किया है। जाहिर सी बात है, जहाँ पे क्रांति हुई है और जिन्होंने अपना विकास किया वो इस कैटेगरी में आते हैं। और अंतिम आता निम्न सूचकांक मूल्य वाले देश। इस वर्ग के देशों का मानव सूचकांक है वो अपने पास 0.549 से नीचे होता है। इस वर्ग में 33 देश हैं। इनमें अधिकांश कोर देश हैं जो कि राजनीतिक उपद्रव, युद्ध के रूप में सामाजिक अस्थिरता, अकाल अथवा बीमारियों की अधिक देनियों नहीं भाई, समस्याओं से कर देते हैं यहाँ पे, है ना, देनियों समझ में नहीं आएगा आपके, अधिक समस्याओं के दौर से गुजर रहे हैं। सुविधाएं नीतियों के माध्यम से इस वर्ग के देशों की मानव विकास की आवश्यकताओं को तत्कालिक आवश्यकता है भाई। ये आपके पास बढ़िया क्वेश्चन है, वो अपने पास लघुत्तरात्मक था, ये अपने पास निबंधात्मक आ जाता है। मानव विकास के 4 प्रमुख स्तंभों का उल्लेख कीजिए। स्तंभ भी बताए थे मैंने। मानव विकास के स्तंभ, जिस प्रकार किसी इमारत को स्तंभों का सहारा होता है, उसी प्रकार मानव विकास का विचार भी निम्नलिखित 4 स्तंभों पर संकल्पनाओं पर आधारित है भाई। सबसे पहले समता, मैंने समझा दिया, दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है। सतत पोषणीयता, ये भी मैंने समझा दिया, ये भी बताने की आवश्यकता नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके बाद में उत्पादकता, ये समझा देता हूं मैं। तो उत्पादकता का अर्थ मानव श्रम उत्पादकता तथा मानव कार्य के संदर्भ में उत्पादकता है। वे लोगों में क्षमताओं का निर्माण करके ऐसी उत्पादकता में लगातार वृद्धि की जानी चाहिए। अतः जन समुदाय को ही देश के वास्तविक धन होते हैं। इस प्रकार उनके ज्ञान की वृद्धि में प्रयास अथवा उनको बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने में उनकी कार्य क्षमता बेहतर हो जाएगी। ये अच्छा है। सशक्तिकरण क्या होता है? क्षमता, ताकत में वृद्धि, क्षमताओं में वृद्धि। मानव विकास की अवधारणा के अंतर्गत सशक्तिकरण का आशय है मानव को अपने विकल्पों को चयन करने की शक्ति का प्राप्त होना, ताकत का होना। सशक्तिकरण के लिए मानव की बढ़ती स्वतंत्रता तथा कार्य क्षमता आवश्यक है। लोगों को सशक्त करने के लिए आवश्यक है कि देश में लोक उन्मुखी नीतियों, लोक उन्मुखी का मतलब लोगों का मतलब उत्थान करने के लिए साथ साथ उत्तम शासन उपलब्ध भी हो। इस संदर्भ में देश में निवासरत सामाजिक आर्थिक दृष्टि से पिछड़े मानवीय समूहों के सशक्तिकरण का विशेष महत्व दिया गया है। जो पिछड़े लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, उनको सशक्तिकरण, उनको ताकत देना, उनको विकल्प चुनने की क्षमता का विकास करना होता है। ये 4 अपने पास क्या है? स्तंभ है जो एक मानव विकास के लिए लागू होना जरूरी है। क्षमता हो गई, सतत पोषणीयता हो गई, उत्पादकता हो गई और सशक्तिकरण हो गया। इसके बाद विकास की अवधारणा निम्न लिखिए तथा स्पष्ट कीजिए कि विकास का केंद्र बिंदु मानव होता है। ये बात पहले हो चुकी है भाई अपने पास। हाँ चलो मैं बता देता हूँ। विकास की अवधारणा अनेक दशकों तक किसी देश के विकास के स्तर को केवल आर्थिक वृद्धि के संदर्भ में मापा जाता था भाई। ये मैंने अपनी थियोरी में भी समझाया आप लोगों को। इसका अर्थ है जिस देश की अर्थव्यवस्था जितनी ज्यादा बड़ी होती है उसे उतना ही अधिक विकसित माना जाता था। लेकिन आज अलग हो गया भाई। आज की सबसे बड़ी कमी यही है कि किसी देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था में उस देश के निवासरत अधिकांश लोगों के जीवन स्तर में सुधार में कोई संबंध नहीं था भाई। अपने भारत देश से संबंधित है ये बात।
मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन पाकिस्तानी अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब उल हक ने 1990 में किया। ये बातें लिखनी आप लोगों को किया था। इन्होंने मानव विकास सूचकांक का निर्माण करते हुए इस तथ्य पर बल दिया कि विकास का संबंध लोगों के विकल्पों में बढ़ोतरी से है, ताकि वे आत्मसम्मान के साथ दीर्घ और स्वास्थ्य जीवन व्यतीत कर सकें। इस संदर्भ में भारतीय अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन का यह मानना है कि विकास का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्रता में वृद्धि है। अतः विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन से है, जो मूल्य सापेक्ष और अधिका होता है। इनका तात्पर्य यह है कि किसी देश का विकास उस समय तक नहीं हो सकता जब तक कि देश की वर्तमान दशाओं में सकारात्मक या गुणात्मक वृद्धि न हो। विकास केंद्र बिंदु मानव, चलो बात करते हैं। पाकिस्तानी अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब उल हक ने मानव विकास की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए मानव विकास का अंतिम लक्ष्य ऐसे विकास पर बल दिया जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाता है। वे विकल्प निर्णय लेने की परिस्थितियों को दर्शाते हैं। विकास का मूल उद्देश्य ऐसी दशाओं का उत्पन्न करना है जिससे मानवीय विकल्पों का बढ़ावा मिले तथा साथ ही उनके विकास में लोग सार्थक जीवन व्यतीत कर सके। अतः है अवधारणा में सभी प्रकार के विकास का केंद्र है वो मनुष्य है और न की अर्थव्यवस्था है। ये डॉक्टर महबूब उल हक ने बताया भाई अपने अवधारणा में, तो ये कर सकते हो आप लोग प्रश्न। अब यहाँ पे आपका ये चैप्टर भी अब कंप्लीट हो जाता है। जो प्रश्न हमने बनाए हैं वो अब पूर्ण हो जाते हैं भाई। और ये जो प्रश्न मैंने बताए हैं ना, ऐसे नहीं रहे बिल्कुल। इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आएंगे तो इन्हीं में से आएंगे, क्योंकि मैंने कोई इस चैप्टर का पक्ष ही नहीं छोड़ा है। क्यों? मैं तो समझदार हूँ ना, आप लोग ही थोड़ी सी गड़बड़ी कर देते हो, क्लास देखते नहीं हो, पूरी नहीं देखते हो। तो आपको ये क्लास पसंद आई है तो शेयर भी कर दिया करो, लाइक तो करना ही चाहिए भाई। आप लोग लाइक करो, मुझे भी लगना चाहिए कि हाँ मेरी क्लास आप लोगों को पसंद आ रही है। तो कोई बात नहीं है, ज़्यादा चर्चा नहीं करते हुए आज की इस क्लास को यहीं पे कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।